तो बच्चों हमको देखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट जो है वो दो पार्ट में इन्वेस्ट होती है। हीट का वन पार्ट जो है वो यूज होता है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होने में, और हीट का सेकेंड पार्ट बचा हुआ पार्ट वो यूज होता है एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन। मतलब कभी भी हम किसी सिस्टम मतलब ये मान लीजिए सिलेंडर है और ये पिस्टन है, यहां पर यदि आप हीट देते हैं बर्नर से तो जो सिस्टम है मतलब गैस सिलेंडर के अंदर है, इसमें आपने हीट दी डेल क्यू, तो ये जो भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ये दो पार्ट में इन्वेस्ट होती है। हीट का एक पार्ट इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और बाकी बचा हुआ पार्ट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम इंक्रीज होने के लिए जो सिस्टम वर्क करता है उसमें इन्वेस्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, when heat energy is given to the system or when heat energy absorbed by the system, then it is equal to the sum of change in its internal energy and work done against external pressure for expansion. देखो बच्चों, यदि आप हीट दे रहे हैं डेल क्यू मतलब चेंज इन हीट, जैसे मान लीजिए आपने 10 जूल हीट जो है वो सिस्टम को दी, तो हो सकता है 10 जूल में से 3 जूल ने इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या चेंज होगा? इंटरनल एनर्जी। तो जो 3 जूल दी है वो कहां यूज हो गई? इंटरनल एनर्जी चेंज होने में। और बाकी 7 जूल का क्या हुआ? तो वो 7 जूल जो सिस्टम का एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज होने के लिए जो वर्क होता है उसमें इन्वेस्ट हुई, क्योंकि वर्क इज डन इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो और हमेशा टेम्परेचर चेंज होने से क्या चेंज होती है? इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी हम सिस्टम को या कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, तो हीट का टोटल पार्ट वो दो पार्ट में इन्वेस्ट होता है। एक तो टेम्परेचर चेंज होने में, और टेम्परेचर चेंज का मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज होने में, और दूसरा वर्क डन। इसलिए आपको समझना चाहिए व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, when the heat energy absorbed by the system, then it is equal to the sum of the change in its internal energy and work done against external pressure. तो बच्चों ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर आप चाहें तो डेल क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू मतलब पी इंटू ऑफ डेल यू, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। इसमें बच्चों साइन कन्वेंशंस भी आपको याद रखना चाहिए। साइन कन्वेंशंस जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उस वक्त यदि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, if the heat absorbed by the system, then del Q is taken as positive, and if the heat rejected by system, heat evolved by the system, then del Q is taken as negative. जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो डेल क्यू हमको पॉजिटिव लेना है, और जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमको डेल क्यू नेगेटिव लेना है। यदि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो डेल यू हमको लेना है पॉजिटिव। लेकिन यदि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो डेल यू हमको लेना है नेगेटिव। यदि एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन हमको लेना है पॉजिटिव, और यदि कॉम्प्रेशन है
तो वर्क डन हमको लेना है नेगेटिव। एक्सपांशन का मतलब वर्क डन बाय सिस्टम, कंप्रेशन का मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम। तो बच्चों ये साइन कन्वेंशंस भी आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा। अब हमको देखना है डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो बच्चों अब हमको देखना है डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। उसमें से फर्स्ट मैं बोल रहा हूं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस तो जैसा नेम दिख रहा है आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का, उस प्रोसेस के उस नेम के अकॉर्डिंग if the temperature of a system remains constant, then the process is called isothermal process. यदि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब अपन बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों यदि टेम्परेचर पहले बोला है कांस्टेंट, तो डेफिनेटली इस कंडीशन में यदि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, तो बच्चों एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, साइकिल में हवा भरने वाला पंप। आप लोगों ने एक देखा होगा साइकिल वालों के पास में एक पंप होता है जिसमें हैंडल रहता है, उसको वो प्रेस करते। यदि कभी आप उस पंप को या आप अपने सिंपल, चलो छोड़ो नहीं यदि देखा है तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप अपने सिंपल इस हैंड को ऐसे धीरे 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 रख दीजिए, ऐसा ऐसा ऐसा, या आप वर्क कर रहे हैं। और यदि आप वर्क कर रहे हैं बच्चों तो डेफिनेटली हीट तो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वर्क इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस हीट। लेकिन यदि आप बहुत स्लो कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ गर्म नहीं लगेंगे। लेकिन बहुत तेजी के साथ यदि रब करें तो उस कंडीशन में आपको अपने हाथ गर्म लगेंगे। तो अब ये दो डिफरेंट प्रोसेस हुई, दोनों प्रोसेस पे आपने वर्क किया। और यदि आपने ये प्रैक्टिकली देखा उस साइकिल में हवा भरने वाला पंप, तो इसमें भी देखा होगा कि इसमें इस हैंडल को पकड़कर प्रेस किया जाए, ऊपर खींचा जाए, फिर प्रेस किया जाए, फिर खींचा जाए, स्लो ऑपरेट किया जाए। जिस पोजीशन से जितना वॉल्यूम आपने कंप्रेस किया था उतना एक्सपांशन, फिर कंप्रेस, फिर एक्सपांशन, लेकिन स्लो। तो आपको देखने मिलेगा कि आपने वर्क किया है लेकिन पंप गर्म नहीं हुआ। सेम प्रोसेस करके देखिए, पर अब की बार आप फास्ट करके देखिए, आपको पता चलेगा पंप गर्म हो गया। अब ये दो डिफरेंट प्रोसेस हैं। अभी मैं ये जो स्लो वाली प्रोसेस है उसकी बात करता हूं कि जब आपने वर्क किया, बच्चों वर्क हुआ है वहां पर, क्योंकि जहां पर वर्क डन इज इक्वल टू द P into del V, चेंज इन वॉल्यूम। तो जब वर्क हुआ है तो हीट प्रोड्यूस हुई, और यदि हीट प्रोड्यूस हुई तो पंप गर्म क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए पंप गर्म नहीं हुआ क्योंकि वहां हीट तो प्रोड्यूस हुई, पर प्रोसेस आपने इतना स्लो किया कि उसके कारण जितनी हीट जनरेट हुई वो कहां चले गई? सराउंडिंग्स में। और सिस्टम का टेम्परेचर कैसा मेंटेन रहा? कांस्टेंट। तो जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। पर इस एग्जांपल से आप समझ गए, क्योंकि इसके बाद में वो फास्ट वाली प्रोसेस का भी डिस्कशन आपसे करूंगा, पर अभी अपन स्लो प्रोसेस की बात करते हैं। तो यदि ये स्लो प्रोसेस है, तो यदि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने बोला the process in which temperature of a system remains constant, then the process is called isothermal process. Second बच्चों, isothermal process it is slow process. ये कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। थर्ड, यदि मैं इसमें बात करूं, हीट ट्रांसफर हो रही है सिस्टम से, कहां जा रही है? सराउंडिंग्स में।
तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम की, सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो नो डाउट आपका आंसर होना चाहिए फुली कंडक्टर, तभी तो हीट ट्रांसफर हो पाएगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स ऑफ सिस्टम, ये कैसी होती है बच्चों? फुली कंडक्टर। कैसी होनी चाहिए? फुली कंडक्टर। फोर्थ, तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड, इट इज स्लो प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द वॉल्स ऑफ द सिस्टम, इट शुड बी कंडक्टर। एंड फोर्थ पॉइंट, बच्चों जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो यहाँ सिस्टम जो है वो फॉलो करता है बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आप लोगों को पता है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ आप लोगों को मालूम है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बच्चों इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में जो सिस्टम है वो बॉयल्स लॉ फॉलो करता है। अब यदि बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है तो फिर इस कंडीशन में फिफ्थ पॉइंट, जो इंडिकेटर डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम, तो ये कर्व कैसा होगा? ऐसा होगा। जब हाई प्रेशर है तो वॉल्यूम कम है, जब लो प्रेशर है तो वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये कर्व ऐसा होगा। और इस इंडिकेटर डायग्राम के किसी भी पॉइंट पर यदि आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो इस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। तो क्वेश्चन ये है कि इस इंडिकेटर डायग्राम का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों यहां पर आप देखें, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये जो हाइट है वो क्या बताएगी? ये बताएगी डीपी, चेंज इन प्रेशर। और ये बेस क्या बताएगा? चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सिस है। तो यहां पर अपन टेन थीटा ले तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डीपी अपॉन डीवी। यदि थीटा स्मॉल हो, इफ थीटा इज वेरी लेस, then tan theta is equal to theta. So theta is equal to dp by dv. तो जो स्लोप है वो क्या बताएगा? dp by dv, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो ध्यान रखिएगा, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब यदि मैं आपसे बात करूं, ये स्लोप जो है इसमें मेरे ख्याल से आपको एक पॉइंट समझ में आ रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड पॉइंट मैंने बताया आपको, इट इज स्लो प्रोसेस। थर्ड मैंने बताया, इन दिस प्रोसेस द वॉल्स ऑफ अ सिस्टम इट शुड बी कंडक्टर। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया, इन दिस प्रोसेस the system follows Boyle's law, that is PV is equal to K. फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया आपको इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम मतलब ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो वो ऐसा होगा। बच्चों एंगल जब भी हम ये जो है ना स्लोप, वो नेगेटिव स्लोप है। देखो जब आप ऐसा एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो इसको पॉजिटिव मानते हैं, और जब ऐसा एंगल लेंगे क्लॉकवाइज तो फिर उसको नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्लोप दिखा है वो क्लॉकवाइज है, क्योंकि स्लोप हॉरिजॉन्टल से लिया जाता है। तो आप जरा देखिए, ग्राफ ऐसा है,
इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टली, ऐसा एंगल ले रहे हैं, ऐसा एंगल मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है मतलब स्लोप नेगेटिव है। यदि यही ग्राफ ऐसा होता और फिर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हॉरिजॉन्टल से ये ऐसा एंगल लेते एंटी क्लॉकवाइज, तो ये स्लोप पॉजिटिव माना जाता है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब है डीपी जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो डेफिनेटली यहां पर जब नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो आप दिख रहा है आपका हाई प्रेशर पर वॉल्यूम लेस है। फिर बच्चों 6 पॉइंट, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, तो नो डाउट आप बोल रहे हैं डीपी अपॉन डीवी होगी। तो फिर ये डीपी अपॉन डीवी की वैल्यू कितनी होगी तो आपको निकालनी होगी। आप बोलेंगे यहाँ पर सिंस पीवी इज इक्वल टू के, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, पीवी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और राइट हैंड साइड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, दोनों साइड मैंने क्या किया डीडीवी, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं। तो ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। F1 मतलब P और F2 मतलब V। तो आपका फॉर्मूला ना ddx ऑफ F1 into F2, F1 into ddx of F2 प्लस F2 into ddx of F1। तो यहां पर हो जाएगा P into ddv of V प्लस V into dp by dv, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है। अब ये dv अपॉन dv 1 होता है, फॉर्मूले के बेसिस पर भी देखोगे तो ddv v to the power 1 1 v to the power 1 minus 1, ये आपका फॉर्मूला था ना ddx of x to the power n x n minus 1। यहाँ n कितना है 1, तो क्या बोलोगे 1 v to the power 1 minus 1 प्लस v into dp by dv is equal to of 0। अब v to the power 0 means 1, हो जाएगा p प्लस v into dp by dv is equal to of 0। इसका मतलब v into dp by dv is equal to of minus v। इसका मतलब dp by dv is equal to minus v by v। और इस dp by dv को आप क्या बोल रहे थे, स्लोप, तो मतलब स्लोप ऑफ pv कर्व माइनस p by v। ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपको आगे चलकर समझ में आएंगी, जो थोड़ी थोड़ी मैं बता रहा हूं इसके बेसिस पर आपको आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ मतलब इंडिकेटर डायग्राम, स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम। नेक्स्ट बच्चों 7, हमको मालूम है यहाँ पर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कैसा है कांस्टेंट, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 0। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब del U इज इक्वल टू 0। और हम लोग को मालूम है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स del Q इज इक्वल टू del U प्लस del W। जो हम हीट देते हैं वो दो पार्ट में जाती है, del U प्लस del W, लेकिन यहां तो del U 0 है, तो इसका मतलब है del Q इज इक्वल टू del W
भाई सिंपल सी बात है कि हमको पता है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, del Q is equal to del U plus del W। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो। इसका मतलब जो भी हम हीट देंगे वो पूरी की पूरी हीट यूज होगी केवल एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन। जो भी हम हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी के लिए चाहिए लगेगी ही नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जो भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे, जो भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा वो फुली कन्वर्ट होगा वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। तो कितना वर्क होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो हमको नेक्स्ट पॉइंट देखना है। पर मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड के सामने से हट जाता हूं ताकि आपको पूरे पॉइंट्स दिखाई दें और इनको नोट करके आप नोट्स बना सके। तो बच्चों नेक्स्ट आपका पॉइंट है 8, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। यदि आपको आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड नोट्स आते हैं लिखने के लिए तो फिर आपको पूरे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन ये अकेला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आप लोग का एग्जाम में आता है। तो बच्चों यदि आपको वर्क डन फाइंड करना है आइसोथर्मल प्रोसेस में तो आप देखो आपका इंडिकेटर डायग्राम, प्रेशर, वॉल्यूम, ये कर। अब मान लीजिए एक्सपांशन हो रहा है V1 से लेके V2 तक, तो जैसा आप करते आ रहे हैं या स्ट्रिप लेंगे, ये इसकी हाइट P, ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये जाएगा dV। तो आपको मालूम है V1 से लेके V2 तक वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P इनटू ऑफ dV फ्रॉम V1 टू V2। ये आपको करना पड़ेगा। आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू, मैंने आपको समझाया, इंटीग्रेशन ऑफ P इनटू dV फ्रॉम V1 टू V2। अब बच्चों हम लोगों को पता है PV इज इक्वल टू ऑफ RT 1 मोल गैस के लिए, फॉर 1 मोल गैस PV इज इक्वल टू RT मींस P इज इक्वल टू RT अपॉन V। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन RT अपॉन V इनटू dV फ्रॉम V1 टू V2। एक्चुअली में यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है P इंटू dV, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम, इसलिए हम P को कन्वर्ट कर रहे हैं वॉल्यूम के फॉर्म में। तो हमको पता है PV इज इक्वल टू RT, तो P इज इक्वल टू RT बाय V। लेकिन ये तो पता है आपको आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और R आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसका मतलब W इज इक्वल टू RT कांस्टेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय V इनटू D फ्रॉम V1 टू V2 मींस W इज इक्वल टू RT। बच्चों मैंने बताया था इंटीग्रेशन 1 बाय x log x, यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय V log V। बेस इसमें रहता है बच्चों E फ्रॉम V1 टू V2, इसको बोलते हैं नेपोलियन लॉग। तो W इज इक्वल टू RT, फिर इसमें log अपर लिमिट V2 बेस E माइनस log V1 बेस E, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट V की जगह। अब ये जाएगा W इज इक्वल टू RT। बच्चों एक फॉर्मूला होता है लॉग में, log M माइनस log N, log M बाय N। तो ये हो जाएगा log
V2 अपॉन V1 बेस E। मैं आपको समझा रहा हूं, ये नेपोलियन लॉ होता है, log x बेस E इज इक्वल टू 2.303 log x बेस 10। ये नेपोलियन लॉ होता है, ये नॉर्मल लॉ होता है। तो कभी भी ये नेपोलियन लॉ फाइंड करना है तो नॉर्मल लॉग में आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप कैलकुलेटर में कोई वैल्यू डालकर लॉग का बटन दबाते हैं तो जो वैल्यू आती है वो नॉर्मल लॉग की आती है, मतलब इसकी। तो W इज इक्वल टू RT इंटू लॉग, मैंने आपको जैसा समझाया 2.303 log V2 अपॉन V1 बेस 10। नॉर्मल लॉग के फॉर्म में अपन लिखते हैं, तो इसलिए 2.303 RT इंटू लॉग V2 अपॉन V1 बेस 3। ये फॉर बेस 10, ये होता है आपका फॉर्मूला वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको जरूरत पड़ेगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये इंडिकेटर डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, और आपको मैंने समझाया था इस ग्राफ का जो भी एरिया कवर होगा V1 से लेके V2 तक वो वर्क डन शो करता है, और इसके बेसिस पर आपका टोटल वर्क आया था इंटीग्रेशन P इंटू ऑफ dV फ्रॉम V1 टू V2। अब P की जगह पर PV इज इक्वल टू RT, तो P इज इक्वल टू RT अपॉन V, तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। यदि आप यही चीज n मोल्स के लिए लेंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा n RT by V, तो पूरे में n RT चलेगा और लास्ट में फॉर्मूले में भी n आ जाएगा, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो P की जगह मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया RT by V, RV कांस्टेंट, TV कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेंपरेचर कांस्टेंट होता है, RT कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन 1 by V dV from V1 to V2। W is equal to RT integration 1 by V means log V from V1 to V2। अब इंटीग्रेशन जब भी अपन करते हैं तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो RT into log V2 माइनस log V1। फिर बच्चों RT into log, मैंने बताया आपको फॉर्मूला log m माइनस log n होता है log m by n, तो इसलिए ये हो जाएगा log V2 by V1 बेस E। नेपोलियन लॉग है, नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करोगे, नॉर्मल लॉग जिसका बेस 10 होता है, तो इस पे फिर 2.303 ये फॉर्मूला होता है, इसलिए W इज इक्वल टू RT, इसकी जगह पर 2.303 log V2 अपॉन V1 बेस 10। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं हट गया, वीडियो देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए।